Okay, so this is the topic that we are going to do today, which is the drainage systems. ठीक है? Okay. Now ये जो हमारा टॉपिक है, this is basically related to some of the NCERT chapters. देखो दो तीन चीजें होती हैं जो सारी की सारी ना वाटर वगैरह से रिलेटेड होती हैं. हाउ दे आर बेसिकली हैंडल, कि सबसे पहले ना वाटर रिसोर्सेज को स्टडी किया जाता है, ऑल द वाटर रिसोर्सेज को. वो हमने स्टडी कर लिया उस चीज के रिगार्डिंग. फिर आता है द सेकेंड पार्ट इज द ड्रेनेज सिस्टम्स. ठीक है, जिसको हम अभी करेंगे. इट मीन्स विल बी बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि रिवर्स की क्या बेसिकली फॉर्म होती है, किस स्ट्रक्चर में वो मूव करती हैं. ठीक है, उनके बेसिन्स के बारे में, ठीक है, उनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में. तो वो सब चीजें जो हैं वो हम ड्रेनेज सिस्टम्स में पढ़ेंगे. ठीक है, एंड इसके कॉन्टिन्यूएशन में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है, ठीक है, दैट इज अबाउट द वर्ल्ड रिवर्स, नंबर वन. ठीक है, एंड सेकेंड इट विल बी अबाउट द इंडियन रिवर्स. ठीक है, अब इन दोनों टॉपिक्स में से यू शुड ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू दिस वन. ठीक है, द इंडियन रिवर्स. जब क्वेश्चन जब स्ट्राइक करेगा वो दोनों में से स्ट्राइक कर सकता है. ठीक है, मैं अभी उसके एग्जांपल बताऊंगा कि हाउ द क्वेश्चंस कैन फॉर्म फ्रॉम दीज टू बेसिक चैप्टर्स. इसका तो तुम्हें यू हैव मोस्टली आइडिया अबाउट कि जो भी इंडियन रिवर है उसके बारे में देर आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड ऑलवेज नो अबाउट. कुछ चीजें हैं इंडियन रिवर्स के बारे में जो तुम्हें पता होनी चाहिए. ठीक है, चाहे वो उसका एंशंट नेम हो, वो कहां से फ्लो कर रही है, कहां से उसका उसका सोर्स क्या है. ठीक है, राइट, किस एरिया में वो मूव कर रही है, लोकेशन क्या है इंडिया में उसकी. ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट द रिवर्स ऑफ इंडिया. वर्ल्ड रिवर्स की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी रिवर्स हो जाएंगी. वर्ल्ड रिवर्स वाले में बहुत सारी रिवर्स हो जाएंगी. तो आपका जो सबसे ज्यादा जिस चीज पर फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी ऑन द कैपिटल्स ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, द मेजर रिवर्स ऑफ दोज कंट्रीज, एंड उन रिवर्स का आउटफ्लो किस तरफ है. ठीक है, वेयर इज द आउटफ्लो ऑफ दोज रिवर्स, कि वो जा कहां रही है. ठीक है, और इनको है ना आप ग्रुप में भी करके लर्न कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, जब हम वर्ल्ड रिवर्स को देखेंगे तो हम कुछ क्वेश्चंस को ऐसे भी देखेंगे, क्योंकि द रिवर्स विच आर मूविंग इनटू द कैस्पियन सी. ठीक है, कि कैस्पियन सी, ब्लैक सी में कौन कौन सी रिवर्स जाती हैं, नॉर्थ सी में कौन कौन सी रिवर्स जाती हैं. तो यू कैन सी ऑल ऑफ दम, एक एक करके उन सबको देख सकते हो. लेकिन इन सबसे पहले क्या आता है, इट इज द ड्रेनेज सिस्टम्स, कि हाउ द रिवर्स आर बेसिकली moving. So before knowing the rivers, you should first know how the rivers are moving. What kinds of rivers are there? क्या वो पैटर्न फॉलो करती हैं. ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे कहां पर, ड्रेनेज सिस्टम्स में. क्लियर हो गया यहां तक, एजेंडा क्लियर है, व्हाट वी हैव टू डू. ओके, तो कुछ चीजें हैं जो पहले से भी तुम्हें आइडिया होंगी. ठीक है, कुछ चीजें हैं जो हम नहीं करेंगे. ड्रेनेज एंड द ड्रेनेज सिस्टम. सबसे पहले व्हाट इज बेसिकली अ ड्रेनेज. द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ वेल डिफाइंड चैनल, ठीक है, इज नोन एज व्हाट, ड्रेनेज. कि वाटर है, वाटर एज अ शीट भी तो मूव कर सकता है ना, यस और नो. क्या वाटर एक शीट की तरह मूव कर सकता है, जैसे एक कंप्लीट ऐसी शीट की तरह मूव कर रहा है. इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड चैनल, तो वो शीट फ्लो हो गया. ठीक है, जब हम उसका वेल डिफाइंड चैनल एक पाथ के थ्रू जब वो मूव कर रहा है, दैट इज नोन एज ड्रेनेज. ठीक है, और जब when we are taking the network of such channels, network of such well defined channels, then it is known as what, the drainage system. ठीक है, a river which is moving, ये एक वेल डिफाइंड चैनल से मूव कर रही है. यस, इस रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं, उसकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं. ठीक है, इसकी कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाएंगी. ठीक है, नाउ दिस कंप्लीट विल बी नोन एज व्हाट, इट विल बी नोन एज द ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है, तुम्हें बेसिन याद है, डू रिमेंबर बेसिन, वी डिस्कस्ड अबाउट द बेसिन वर्ड. हाँ, रिवर बेसिन की हमने बात की थी. रिवर बेसिन और ड्रेनेज बेसिन ये दोनों चीजें सेम है. आप रिवर बोल लो, आप रिवर बोल लो, या आप ड्रेनेज बोल लो. क्या एक रिवर वेल डिफाइंड चैनल से फ्लो हो रही है, देन इट इज अ ड्रेनेज ऑल्सो. क्या एक रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज एक पूरा नेटवर्क क्रिएट कर रही हैं,
देन रिवर का ट्रिब्यूटरीज और उनका पूरा का पूरा रिवर सिस्टम जो है दैट इज नोन एज व्हाट, द ड्रेनेज सिस्टम। जिस पूरे एरिया में रिवर का वाटर फ्लो हो रहा है, उसको टच करता है, उसमें से रिवाइव होने लग रहा है, उसको पानी देता है, वो एरिया पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, दैट विल बी नोन एज द रिवर बेसिन और द ड्रेनेज बेसिन। याद है ड्रेनेज बेसिन, रिवर बेसिन याद है तुम्हें? और दो रिवर बेसिन्स के जो बीच का जो हाईलाइटेड एरिया होगा, जो हाइटेंड एरिया होगा, उठा हुआ जो पार्ट होगा, लाइक एक रिवर का सिस्टम ऐसे मूव कर रहा है इधर से, एंड सेकेंड वन इज मूविंग फ्रॉम हेयर इन दिस एरिया, एंड ये जो बीच वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा अपलिफ्टेड सा पार्ट है। व्हाट वाज दिस? दिस वाज द वाटर डिवाइड, Divide. ऑल्सो नोन एज द वाटर शेड। ठीक है, कभी कभी हम रिवर बेसिन या स्मॉलर रिवर बेसिन को भी वाटर शेड बोल देते हैं। ठीक है, तो वो जो टर्म है सब वाटर शेड, उसका थोड़ा सा मीनिंग आगे पीछे चलता रहता है बेस्ड ऑन वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इट। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स के बारे में हमने स्टार्टिंग में देख लिया। द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया इज द आउटकम ऑफ व्हाट, द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। ये सुनो, जो अभी तक जो पूरी की पूरी जो अर्थ डेवलप हुई है वो उसी का ही तो आउटकम है, उसका जो फ्लो हो रहा है वो उसी का ही आउटकम, उसके नेचर का, उसके स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, द टोपोग्राफी। ठीक है, कि टोपोग्राफी, व्हाट इज द एलिवेटेड लैंड, इट इज अ माउंटेन, इट इज अ प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन, हर जगह रिवर का ड्रेनेज पैटर्न क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ स्लोप इज देयर, द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज फ्लोइंग एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो। तो किसी भी एरिया का जो ड्रेनेज पैटर्न होगा, किसी भी एरिया का ड्रेनेज जो पैटर्न होगा वो किन सब चीजों पर डिपेंड करता है, वो इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नाउ यू डोंट हैव टू लुक इट जस्ट एज अ सिंपल सेंटेंस बट एज अ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट कैन कम इन योर एग्जाम, कि ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया डिपेंड्स ऑन ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, डाउट कहां पर क्रिएट हो सकता है, डाउट कुछ स्टूडेंट्स के तो इस पर भी क्रिएट हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग। वो कहेंगे यार पैटर्न वाटर पे कैसे डिपेंड करेगा, करेगा ना, उसके अगर ज्यादा पानी है तो उस हिसाब से उसकी मूवमेंट होगी, कम पानी है तो उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट होगी। पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो, कितने टाइम से फ्लो कर रहा है, कैसे करेगा, पैटर्न किसी रिवर का पीरियोडिसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा, ज्यादा इरोजन होगा, पहले जो रिवर है वो अंडर कटिंग करेगी, अपने बेड को कटिंग करेगी, बाद में लेटरल कटिंग करेगी, लेटरल क्या बताया था, साइडवेज में जो कटिंग करेगी। ठीक है, द पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो भी डिपेंड करता है। क्लियर हो गया ये वाला पैराग्राफ, यस और नो? चले आगे फिर। ठीक है, वेरी गुड, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे ड्रेनेज बेसिन, ऑल्सो नोन एज व्हाट, ऑल्सो नोन एज द रिवर बेसिन। ठीक है, आइडिया तुमको है इसका। अ ड्रेनेज बेसिन इज एन एरिया इन विच all flowing surface water converges to a single point such as a river mouth flows into another body such as a lake or a ocean। ठीक है, जो पूरा का पूरा एरिया जो एक रिवर कवर कर रही है, फिर वो रिवर उस सारे के सारे वाटर को लेकर किसी भी जगह पर वो उसको अपने क्या बोलेंगे उस जगह को, इट विल बी नोन एज द माउथ ऑफ द रिवर। जहां से रिवर की स्टार्टिंग हुई है दैट वाज नोन एज व्हाट, द सोर्स ऑफ द रिवर। वेयर इट इज एंडिंग इट इज नोन एज द माउथ ऑफ द रिवर। क्या जरूरी है हर रिवर का माउथ किसी सी या ओशन में ही हो, ओपन सी या ओशन में हो? वो किसी एक इनलैंड लेक में भी हो सकता है, यस और नो? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि वो डेजर्ट से फ्लो करी और धीरे 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 उसका फ्लो गायब हो जाए बिल्कुल, एंड इट इज नॉट इवन एंडिंग इन अ लेक, इट इज नॉट एंडिंग इन एनी ओपन सी और बॉडी। ये भी क्या हम पैटर्न्स में इन सब चीजों को सीखेंगे। ठीक है, अब इस एग्जांपल को देखो, द डायग्राम विच इज शोन ओवर हियर, दिस इज द कंट्री ऑफ यूएसए, इट इज यूएसए वाला पार्ट है। ठीक है, दिस इज द व्हाट इज दिस, दिस इज द गल्फ ऑफ मैक्सिको, दिस इज द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, मिजोरी, मिसिसिपी वगैरह ये सारी मिसिसिपी में कन्वर्ट होके दिस इज द पूरा का पूरा जो मैप है, दिस इज बेसिकली ऑफ द
ड्रेनेज बेसिन ऑफ द मिसिसिपी रिवर, ठीक है, इट इज ऑफ द मिसिसिपी रिवर। तो मिसिसिपी रिवर ऐसे फ्लो करेंगी एंड इट इज गोइंग इनटू द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। व्हेन वी स्टडी, अब देखो जहां पर रिवर फ्लो कर रही है वो तो एरिया है ही है, लेकिन उसके अलावा भी आप देखेंगे ना वो कुछ एरिया को कवर कर रही है। वहां पर उसकी ट्रिब्यूटरीज हो सकती हैं, उसका वाटर फ्लो हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, उसका कैचमेंट एरिया हो सकता है। डू यू रिमेंबर कैचमेंट एरिया? जिस एरिया से थ्रू प्रेसिपिटेशन, source of है ना, water. सोर्स ऑफ वाटर बेसिकली आप बोलेंगे कि उस एरिया से थ्रू प्रेसिपिटेशन द रिवर इज गेटिंग इट्स वाटर। तो जिस एरिया से उसको वो वाटर मिल रहा है थ्रू प्रेसिपिटेशन, दैट इज नोन एज द कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर, ठीक है। ओके, अब देखो इस डायग्राम में एक वर्ड आया था कि जैसे ये सारा का सारा ऐसे वाटर ऐसे रिवर्स के थ्रू फ्लो करेगा, ठीक है, एंड आफ्टर फ्लोइंग इट एंटर्स इनटू द गल्फ ऑफ मैक्सिको। एक तो एक ये चीज आप याद रखोगे, मिसिसिपी इज गोइंग टुवर्ड्स द गल्फ ऑफ मैक्सिको, वर्ल्ड रिवर का एक पार्ट आपने लर्न कर लिया, ठीक है। यहां पर ये क्रिएट करता है हाइपोक्सिक जोन। कौन सी जोन? हाइपोक्सिक जोन। हाइपोक्सिक जोन, हाइपोक्सिक जोन इज ऑल्सो नोन एज द डेड जोन। क्या बोलते हैं इस चीज को? डेड जोन बोलते हैं, ठीक है। तो इट मींस डेड क्या हो सकता है? इट इज हैविंग लो ऑक्सीजन एरिया। अरे भाई इतना फ्रेश वाटर आ रहा है रिवर्स से, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का ये वाला एरिया डेड जोन कैसे हुआ? व्हाई इट इज हैविंग लो ऑक्सीजन इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। typically with less than 2 mg per liter of dissolved oxygen that cannot support most of the marine life, ठीक है, कि जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो इतना ज्यादा कम हो जाता है कि वो मरीन लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए हम इस जोन को क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द डेड जोन, ठीक है। वेयर इज द ऑक्सीजन गोइंग? It is primarily caused by the nutrient pollution from the agricultural and the sewage. These zones occur globally and cause massive fish dies and ecosystem disruptions. ये जो rivers flow कर रही हैं, एग्रीकल्चर से कलेक्टेड जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, पेस्टिसाइड्स वगैरह, वो सारी की सारी चीजें होंगी, उन सबको वो मैसिव अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट करेंगी। सीवेज के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है। अब वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स दे आर रीचिंग दिस पर्टिकुलर जोन, एंड व्हेन दे आर रीचिंग दिस पर्टिकुलर जोन, यहां पर क्या क्या ग्रोथ होगा? देयर विल बी मोर ग्रोथ ऑफ एल्गे, इन सब चीजों की ग्रोथ होगी, मोर न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो फिश वगैरह इन सब चीजों के लिए जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। और तुमने एनवायरमेंट में इस चीज को पढ़ा है, दिस इज व्हाट, दिस इज यूट्रोफिकेशन, ठीक है। तो why this zone is known as the hypoxic zone? Because of excessive nutrients and less amount of oxygen, ठीक है। why it is because of eutrophication. Eutrophication क्या था? It is the over enrichment of the water bodies with the nutrients. जितने न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जितने उसकी कैपेसिटी, उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसको मिल गए। एंड स्पेशली न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलते हैं? द फर्टिलाइजर्स दैट वी ऐड टू द फील्ड्स, सबसे ज्यादा तो वहीं से आते हैं, द नाइट्रोजन एंड द फॉस्फोरस, ठीक है। इससे क्या होगा? देयर विल बी एक्सेसिव एल्गे ग्रोथ which will be known as the algae bloom, ठीक है। and what condition will be caused? there will be the condition of oxygen depletion, also known as hypoxia, ठीक है। एंड इससे पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम जो होगा वो क्या होगा? डिग्रेड होगा। दो तीन चीजें क्लियर होगी। मिसिसिपी रिवर कहां जा रही है? हाइपोक्सिक जोन क्रिएट करती है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज द एंडोरहिक बेसिन, ठीक है। अब इनको समझते हैं, एक्सोरिक बेसिन को, ठीक है, और एंडोरिक बेसिन को। एंडोरिक बेसिन बेसिकली इट इज अ ड्रेनेज बेसिन दैट नॉर्मली रिटेन्स वाटर एंड अलाउज नो आउटफ्लो टू एक्सटर्नल बॉडीज ऑफ वाटर, ठीक है। ये किस टाइप का ड्रेनेज बेसिन है? रिवर बेसिन समझ में आ गया ना? रिवर बेसिन के टू टाइप्स हो सकते हैं, एंडोरिक बेसिन, एक्सोरिक बेसिन, ठीक है। सबसे पहले एंडोरिक को समझते हैं। इसमें क्या होगा? ये वो ड्रेनेज या रिवर बेसिन है वेयर द वाटर इज रिटेन्ड
and allows no outflow to other external bodies of water such as the rivers and oceans. कि पानी जो है किसी भी रिवर का वो किसी दूसरी रिवर में नहीं मिलेगा, किसी ओशन वगैरह में जाकर ऐड नहीं होगा, वहां पर उसका कोई भी आउटफ्लो नहीं होगा। इंस्टेड अगर वो किसी रिवर में ऐड नहीं हो रहा, किसी ओशन में ऐड नहीं हो रहा, तो वो जा कहाँ रहा है, वेयर इज इट गोइंग? इंस्टेड द वाटर drainage flows into the permanent and seasonal lakes, or it could go into swamps that equilibrate through evaporation. It means कोई भी रिवर जिसका वाटर, जिसका ड्रेनेज is not going into another river, number one, it is not going into any ocean or open sea body, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है, वो किसी एक लेक में जा रहा है, then that lake could be a permanent lake or seasonal lake, ठीक है। एंडोरिक बेसिन्स आर ऑल्सो नोन एज क्लोज्ड बेसिन। तो अगर कोई रिवर यूरोप में मूव कर रही है, ठीक है, और वो ब्लैक सी में एंटर कर जाती है, वो ब्लैक सी में, कैस्पियन सी में, अराल सी में एंटर कर जाती है, तो दैट विल बी नोन एज व्हाट? उस रिवर का जो रिवर बेसिन है उसको क्या बोला जाएगा? इट विल बी नोन एज अ एंडोरिक बेसिन। क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। ये एंडोरिक बेसिन्स के एग्जाम्पल्स याद करने जरूरी हैं हमें बाद में जाके, वी हैव टू लर्न ऑल द एग्जाम्पल्स बट इन द कमिंग अप चैप्टर्स, ठीक है। एंडोरिक बेसिन्स का दूसरा नाम, दे आर ऑल्सो नोन एज क्लोज्ड बेसिन्स, टर्मिनल बेसिन्स, also known as the internal drainage systems, because there is no contact with the external open water body. एग्जाम्पल, ये तो अभी मैंने यूरोप के एग्जाम्पल्स दिए, इसको एग्जाम्पल को इसको ऐसे याद रखना, इट इज नोन एज द ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन एक एरिड रीजन है, कहां पर? वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में। कौन सा बेसिन? ग्रेट बेसिन। कहां लोकेटेड है? वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में। Now this basin is basically defined by its internal drainage. It means no outlet to the ocean. No outlet to the ocean. It is a unique basin, ठीक है। Range topography है, spanning mostly in the areas of Nevada, parts of Utah, California, Oregon, Idaho, Wyoming. It is characterized by north-south mountain ranges and dry valleys. अब जितने भी ये यूएसए के स्टेट्स हैं और जो जो जिन जिन चीजों के बारे में बात हुई, दीज आर नॉट फॉर योर कंसर्न, ठीक है। सिंगल लाइन से पूरी में से आपको क्या चीज लर्न रखनी है? दैट देयर इज अ ग्रेट बेसिन विच इज एग्जाम्पल ऑफ एन एंडोरिक बेसिन, इंटरनल ड्रेनेज है उसकी, ठीक है, एंड वेयर इज इट लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। डन है, ठीक है। दिस इज द ग्रेट बेसिन, ठीक है। अब यहां पर तुम देख लो, दिस इज ओरेगन, ठीक है, दिस इज इडाहो, ठीक है, दिस इज यूटा, फाइन, दिस इज कैलिफोर्निया एंड द मेजर पोर्शन ऑफ नवाडा, ठीक है। यूएसए के 3 स्टेट्स तो तुम याद रखो ही रखो, मैंने पहले भी इसके बारे में शायद बात की है। द वेस्टर्न कोस्ट के जो 3 स्टेट्स हैं, इट इज वॉशिंगटन, ओरेगन एंड कैलिफोर्निया। और ये वॉशिंगटन उसकी कैपिटल नहीं है, इट इज अ स्टेट। वॉशिंगटन डीसी कहां पर? ईस्टर्न कोस्ट के पास लोकेटेड है ना। वॉशिंगटन डीसी विच इज द कैपिटल ऑफ यूएसए, इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड। ये क्या है? ये स्टेट्स है, वॉशिंगटन, ओरेगन एंड कैलिफोर्निया। डू यू रिमेंबर द मल्टीपल डेजर्ट्स वी डिस्कस्ड इन दीज एरियाज? है सोनोरन, मोहावे, याद है? हाँ, गुड, फिर यस सर। ठीक है। सेकंड बेसिन पे आ जाओ, इट इज द एक्सोरिक बेसिन, ठीक है। अब उसका अपोजिट कर दो, in contrast to the above one, contrast with the open lakes, where surface water eventually drains into the ocean. Where is the water going? Towards the open water body, which is the ocean, ठीक है। In general, the water basins with subsurface outflows that lead to the ocean are not considered endorheic but cryptorheic. It means, अब डिफरेंस सुनना, अभी तक जो हमने बात करी जिसके बारे में, that was the एंडोरिक बेसिन। एंडोरिक बेसिन इंटरनल होगा, सरफेस का वाटर
इंटरनली किसी लेक में चला गया, डन। एक्सोरिक बेसिन, सरफेस का वाटर कहां जाएगा, ओपन ओशन में जाएगा, ओपन ओशन और वाटर बॉडी में जाएगा। थर्ड वन इज द क्रिप्टोरिक बेसिन। इसके अंदर क्या होगा कि द वाटर वी गो टू द सब सरफेस लेवल, किस लेवल पर चला जाएगा, सब सरफेस लेवल। उसके बाद वो कहां जा रहा है ना, वो थोड़ा सा अननोन सा टाइप रहता है उसका, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ बेसिन इज दैट, दैट इज अ क्रिप्टोरिक बेसिन। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक समझ रहे हो तुम, समथिंग विच इज कोडेड, समथिंग विच इज नॉट नोन, है ना, ठीक है। मोस्टली फिर वो क्रिप्टोरिक, वो किसी ओपन ओशन में जा सकता है, बट इट इज गोइंग एट विच लेवल, सरफेस लेवल ऑफ द सब सरफेस लेवल, इट इज गोइंग एट दी सब सब सरफेस, सरफेस लेवल। ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, क्रिप्टोरिक बेसिन। A key example of cryptoric basin is the upper Danube river in Germany, ठीक है। एक्सोरिक बेसिन के एग्जाम्पल्स पता है, सारी एग्जाम्पल, कोई भी नाम ले दो, गंगा ले दो, ब्रह्मपुत्र ले दो, अमेजन ले दो, कोंगो ले दो, ये सारी रिवर्स टॉप पे फ्लो करती है और कहां जाती हैं, दे गो इनटू द ओपन ओशियंस। ओशंस, ठीक है। इसके भी एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, वेयर द रिवर्स आर गोइंग। अगर कल को तुम्हें इस साइड पर रिवर्स लिखी आ जाए, इस साइड पर आ जाए कि उनका आउटफ्लो किधर है, ठीक है, दैट कुड बी अ क्वेश्चन दैट यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ। मेजर रिवर्स की बात कर रहा हूं मैं मेजर रिवर्स की बात कर रहा हूं। जैसे पूरे इंडिया में अगर मैं बात करूंगा तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस मेजर रिवर्स, ठीक है। सीन रिवर, ठीक है, येलो रिवर, रेड रिवर, अमेजन रिवर, कोंगो, ठीक है, डेन्यूबे, ये सारी की सारी चीजें, गेटिंग माई पॉइंट, ओके। मैं बात कर रहा हूं अपर डेन्यूबे रिवर की, विच इज लोकेटेड इन द जर्मनी, वेयर द वाटर डिसअपियर्स इनटू द डेन्यूबे सिंक होल। डू यू रिमेंबर सिंक होल, कनेक्ट हो रहा है कुछ, सिंक होल के थ्रू वाटर कहां चला जाएगा, सब सरफेस लेवल पर, ठीक है। एंड इट फ्लोज अंडरग्राउंड टू द एक रिवर, वो कहीं पर भी जाए अंडरग्राउंड होने के बाद, बट इट इज गोइंग अंडरग्राउंड, इट मीन्स इट इज व्हाट काइंड ऑफ बेसिन, इट इज अ क्रिप्टोरिक बेसिन। If it is moving on the surface, it is exoric basin. Endo, ठीक है, इंटरनल, इनसाइड, एंडोरिक बेसिन। क्लियर हो गया सारा का सारा, ठीक है, ओके। दिस इज द मैप, ये वाला तो हमने देख लिया था। दिस इज द मैप ऑफ ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। वैंगहो रिवर चाइना, यांगसे रिवर शंघाई के पास, ठीक है, यहां पर there is a red river which is flowing here. When you get these notes, go through these rivers where they are going, ठीक है। इनमें से मिकोंग रिवर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच इज गोइंग टूवर्ड्स द साउथ चाइना सी, ठीक है। द रेड रिवर इट इज गोइंग टूवर्ड्स द गल्फ ऑफ टोनकिन, ठीक है। यांगसे रिवर ईस्ट चाइना सी की तरफ जाती है, ईस्ट चाइना सी, ठीक है। देर इज फिलीपींस विच इज लोकेटेड हेयर, ठीक है। एक और चीज नोटिस करना, जितने भी आज तक नोट्स में आई एम प्रोवाइडिंग यू मैप्स ना, उन मैप्स को सिर्फ उसी पर्सपेक्टिव से मत देखा करो जिस पर्सपेक्टिव से वो दिए गए। यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द मैप्स इन सच अ डिटेल्ड मैनर कि यू आर वॉचिंग अदर थिंग्स एज वेल, यू आर ऑब्जर्विंग अदर थिंग्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देर वॉज वन क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ ईस्ट एशियन सिटीज इज मोर लोकेटेड नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास कौन सी लोकेटेड है। इस मैप को एक बार ध्यान से देखो, यू विल लुक एट कि यार 0 डिग्री भी लोकेटेड है, ठीक है। अगर यहां पर मान लो इक्वेटर होता तो देर इज सिंगापुर विच इज लोकेटेड ओवर हियर, ठीक है। डाउट सिंगापुर में आना था क्वेश्चन के अंदर, जो एज वन ऑफ द ऑप्शंस था। दूसरा डाउट किसके अंदर आना था, द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, व्हाट इट इज, जकार्ता। जकार्ता, फॉर नाउ, है ना। कहां पर लोकेटेड है, जकार्ता। इंडोनेशिया के पास मल्टीपल मेजर आइलैंड्स हैं, यस और नो, on which of the major multiple islands Jakarta is located? इंडोनेशिया के पास बोर्नियो वाला आइलैंड भी है, सुमात्रा का भी है,
जावा का भी है, और भी मल्टीपल आइलैंड्स हैं। यस, ना योर वॉइस इज ब्रेकिंग। लिख दो, इतनी देर में तो लिख दो जावा। ठीक है, तो जकार्ता इज बेसिकली लोकेटेड ऑन द नदर्न एरियाज ऑफ जावा। तो अगर यहां पर मैं 0 डिग्री को देख पा रहा हूं और यहीं पर सुमत्रा है, तो जावा विल बी ओवर हेयर, यस और नो? तो वो तो दूर हो जाएगा जकार्ता वाला एरिया, तो आई विल हैव माई आंसर ओवर हेयर। गेटिंग माई पॉइंट? जो भी पॉइंट्स आए उनको मैप्स को थोड़ा सा ध्यान से देखा करो। ठीक है, इफ आई एम नॉट मिसिंग एनी पॉइंट विच कैन बी इन द एग्जाम, यू शुड नॉट मिस इट ड्यूरिंग रिविजन। ठीक है। अच्छा, एक बीच में ना एक ऐसी वर्ड का मेंशन था, पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं था एनसीईआरटी में, बट वो वर्ड इंपॉर्टेंट था। ठीक है, द वर्ड वाज द थेलवेग। ठीक है, इट इज थेलवेग। तो ये बेसिकली होता क्या है, एक बार इस चीज को समझ लो। पहले एक बार लाइन को रीड करो, यू विल हैव आइडिया अबाउट इट, व्हाट इज थेलवेग। इट इज अ लाइन कनेक्टिंग द लोएस्ट पॉइंट्स अलोंग द बेड ऑफ अ रिवर, स्ट्रीम और अ वैली। किसी भी वैली का, किसी भी रिवर या स्ट्रीम का लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है, जो उसका डीपेस्ट पॉइंट रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड द नेचुरल पाथ ऑफ द मैक्सिमम फ्लो, मैक्सिमम फ्लो का पॉइंट उसका। ठीक है, उस दोनों को जो लाइन कनेक्ट करेगी, दैट विल बी नोन एज द थेलवेग लाइन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू शो यू, कि मान लो ये किसी रिवर, ये एक रिवर वैली है। ठीक है, रिवर इसमें मैक्सिमम इस एरिया में ऐसे फ्लो करती है। ठीक है, तो अब लुक एट द पिंक पॉइंट, दिस इज द, है ना, ये डीपेस्ट पॉइंट है इसका, और इसके मैक्सिमम पॉइंट तक, मैक्सिमम पॉइंट तक जो लाइन इसको कनेक्ट करेगी, दैट विल बी नोन एज द थेलवेग। इट इज द लाइन कनेक्टिंग द डीपेस्ट पॉइंट। अब ये एक वैली भी हो सकती है, ये एक स्ट्रीम भी हो सकती है, एक रिवर भी हो सकती है। यस और नो? द डीपेस्ट पॉइंट को उसके मैक्सिमम फ्लो वाले पॉइंट से जो पॉइंट लाइन कनेक्ट करेगी, दैट विल बी नोन एज अ थेलवेग लाइन। क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ, तो जस्ट दिस पॉइंट वाज देयर। Originating from the German, which is the valley way, it marks the deepest path in the water course, often used in international law to define the borders. International law वगैरह में ये वर्ड का यूज होता है इस कॉन्सेप्ट का, तो उसमें ये चीज आती है। क्लियर हो गया यहां तक? वाटर डिवाइड तुम्हें पता ही है। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं, ड्रेनेज पैटर्न्स पर आ जाते हैं। ठीक है, अब ड्रेनेज पैटर्न्स में क्या क्या चीजें आएंगी? Now, drainage patterns are basically the geometric arrangements of the streams, rivers, and the lakes in a drainage basin. पूरे पूरे ड्रेनेज बेसिन के अंदर what are the geometric arrangement through by which the river is flowing? वो किस अरेंजमेंट में फ्लो कर रही है? या तो वो ऐसे करके फ्लो कर रही है ना, वो ऐसे करके फ्लो कर सकती है, वो किसी एक पॉइंट से बाहर की तरफ ऐसे फ्लो कर सकती है। ठीक है, ये सब चीजें क्या हैं? दीज आर जियोमेट्रिक अरेंजमेंट्स। ठीक है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। दीज आर द ड्रेनेज पैटर्न्स। नाउ ये पैटर्न्स अलग अलग कैसे फॉर्म होते हैं? ठीक है, ये पैटर्न्स कौन से हैं? इट कुड बी डेंड्रेटिक पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न, रेडियल, ये अलग अलग टाइप के क्या हैं? दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स। व्हाट डू दे रिफ्लेक्ट? दे रिफ्लेक्ट द अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर एंड द स्लोप। किस टाइप का नीचे का रॉक स्ट्रक्चर है, किस टाइप के नीचे की वहां पर स्लोप है, उसके अकॉर्डिंग ये पैटर्न्स बनते हैं। इज इट ओके? लर्न भी हो रहा है ना साथ साथ, यू वोंट हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर, चैप्टर को रिवाइज नहीं करना। ठीक है, जो अभी सामने चल रहा है उतने में ही काम चल जाएगा इसका, और ऐसा कोई इसमें बड़ी चीजें भी नहीं आएंगी। सबसे पहले दो मेजर ग्रुप्स के बारे में स्टडी करते हैं। Number one is the discordant drainage pattern we will study about, and second one is the concordant drainage patterns. क्वेश्चन जो आएगा वो डिस्कॉर्डेंट और कोडेंट दोनों को मिलाकर इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको एज अ क्वेश्चन की उसमें देखना, नॉट इन एनी अदर फॉर्म। आगे बात समझ में? हाँ, क्वेश्चन का टाइप बिल्कुल सिंपल सा है, ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया होगा,
नीचे तुम्हें टाइप्स दिए होंगे कि डिस्क्रिप्शन किस टाइप के साथ मैचअप होगा। ठीक है, चलो। अ ड्रेनेज पैटर्न इज डिस्क्राइब्ड एट डिस्कॉर्डेंट। हम किसी भी ड्रेनेज पैटर्न को डिस्कॉर्डेंट कब बोलेंगे? इफ इट डज नॉट कोरिलेट टू द टोपोलॉजी, यानी सरफेस के जो रिलीफ फीचर्स हैं। कोई भी सरफेस होगा जिसके ऊपर रिवर फ्लो कर रही है, उसकी कुछ टोपोग्राफी, उसकी कुछ टोपोलॉजी होगी, कहीं से ऊपर नीचे ऐसा कुछ है। जो रिवर जो फ्लो कर रही है वो इसके साथ रिलेट नहीं करेगी, वो इसके साथ रिलेट नहीं करेगी, इट वोंट बी गोइंग विद इट। ना ही वो उसकी जियोलॉजी के साथ फेवर करेगी। ठीक है, उसकी जियोलॉजी के साथ ऑफ द एरिया। इन अ डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न द रिवर फॉलोज इट्स इनिशियल पाथ इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन द टोपोग्राफी। कि जो नीचे का जो लैंड सरफेस है उसमें भले ही कुछ भी चेंजेस हो जाएं, जो रिवर का इनिशियल पाथ है रिवर उसी पाथ पर फॉलो करती रहेगी। इट वोंट बी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू इट्स टोपोलॉजी, और उसके जियोलॉजी के अकॉर्डिंग वो चीजें चेंज नहीं करेंगी। हाँ, उसके विदाउट कोऑर्डिनेशन वो मूव करती रहेगी, उससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगी। इसको क्या बोलेंगे? डिस्कॉर्डेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नाम से भी कनेक्ट हो जाएगा, डिस्कॉर्डेंट। अभी एग्जाम्पल मतलब इसके टाइप्स करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि जो रिवर पानी ऊपर मूव कर रहा है उसको तो अपने जो नीचे सरफेस है उसी के अकॉर्डिंग मूव करना चाहिए, है ना? तो ये कैसा अलग से चलने लग रहा है? डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न्स दो मेन टाइप्स के होते हैं, एंटीसीडेंट एंड सेकंड वन इज सुपर इम्पोज्ड। ध्यान देना, ये टर्म टर्म याद रखना यार, कुछ ज्यादा मतलब ऐसा है नहीं, मतलब टू बी वेरी ट्रूथफुल। डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न अपने टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग मूव नहीं करता, वो उसी वे में मूव करता है जो उसका इनिशियल पाथ है। तो द रिवर का जो इनिशियल पाथ है इट विल फ्लो इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन द टोपोग्राफी। डिस्कॉर्डेंट दो टाइप्स के होते हैं, एंटीसीडेंट एंड सुपर इम्पोज्ड। एंटीसीडेंट एंड सुपर इम्पोज्ड, दोनों में डिफरेंस देखना। ठीक है, पहले मत ऐसे वो हो जाना, पहले आराम से शांतिपूर्वक काम माइंड से डिफरेंसेस देखना। सबसे पहले एंटीसीडेंट। अच्छा, जो इनके ये लिख रखे हैं ना, इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज, इसको ये भी बुलाते हैं ये भी बुलाते हैं, लर्न जरूर करना। ठीक है, यूपीएससी की आदत है कि वो मान लो एंटीसीडेंट नहीं दिया, इट इज गिविंग यू इनकॉन्सिक्वेंट, वहां पर जाकर ये फिर परेशान नहीं होना कि यार ये वाला तो पढ़ा नहीं था, इतने ड्रेनेज पैटर्न पढ़ लिए। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, चलो एंटीसीडेंट को समझते सबसे पहले। अ पार्ट ऑफ द रिवर स्लोप and the surrounding area gets uplifted and the river sticks to its original slope, cutting through the uplifted portion like a saw. saw देखिए ना, आरी की तरह कोई भी चीज जब कट करती है। ठीक है, there is vertical erosion and vertical down cutting forming deep gorges। आएंगे अभी एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस बारे में बात करने लग रहे हैं। कि रिवर का कोई भी जो उसकी स्लोप है, अ पार्ट ऑफ द रिवर स्लोप या उसका सराउंडिंग एरिया पूरा का पूरा अपलिफ्टेड हुआ। क्या हमारे जो नीचे लैंड मास है वो स्टैटिक है, वो डायनेमिक है? डायनेमिक है। अब तुम सोच के देखो, एक लैंड मास धीरे 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 अपलिफ्ट होने लग रहा है। ठीक है, रिवर एक एरिया से फ्लो कर रही है, रिवर इज फ्लोइंग इन एन एरिया, ये उसके आसपास का जितना भी पूरा का पूरा एरिया है ये धीरे धीरे अपलिफ्ट होगा, स्लोप में भी चेंजेस आएंगे, सारी चीजें आएंगी, बट ये रिवर क्या करेगी? ये रिवर डाउन कटिंग करती रहेगी। मतलब अगर ये पूरा का पूरा ये पार्ट ऐसे अपलिफ्ट हुआ और यहां से वेयर दिस पेन इज लोकेटेड द रिवर इज मूविंग फ्रॉम हियर, तो ये पूरा पार्ट ऊपर उठ जाएगा, लेकिन ये रिवर नीचे कट करती रहेगी और रिवर का पाथ वही रहेगा, वो उस एरिया के साथ ऊपर नहीं उठेगी। तो दैट विल बी नोन एज एंटीसीडेंट ड्रेनेज। कहां देखने को मिल सकती है? पहाड़ों में देखने को मिल सकती है। मान लो इंदस रिवर है, सतलुज, हम एक सिंगल एग्जांपल लेते हैं। मान लो सतलुज रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, सतलुज के नीचे का एरिया अपलिफ्ट हो गया, लेकिन सतलुज उस एरिया को वहीं की वहीं ऐसे आरी की तरह काटती रही नीचे, आसपास का एरिया अपलिफ्ट हो गया
और सतलुज ने क्या क्रिएट कर दिया, एक जॉर्ज क्रिएट कर दिया, कैनियन जॉर्ज, याद है कैनियन और जॉर्ज, आसपास का एरिया कैसे अपलिफ्टेड होता है और हाँ रिवर उसके सर। नीचे से फ्लो करती है ना। सुपर इम्पोज ड्रेनेज, सेकंड पे आ जाओ। अ सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न, ये एक डिस्कोर्डेंट एपिजेनेटिक ड्रेनेज सिस्टम होता है, सेम ही चीजें डिस्कोर्डेंट, where a river initially established on a higher softer rock stratum maintain its original course pattern even after eroding down into the harder one। कोई भी एक रॉक स्ट्रक्चर है, मैं तुम्हें ऐसे उसमें दिखाता हूँ, 2D में समझो इस चीज को। ये एक पूरा का पूरा रॉक स्ट्रक्चर है, बट ये जो नीचे वाला जो रॉक स्ट्रक्चर है ना, दिस इज अ हार्ड रॉक, एंड जो ऊपर वाला जो रॉक स्ट्रक्चर है, दिस इज अ सॉफ्ट रॉक। हाँ, रिवर रिवर इरोजन नहीं, पूरा एरिया भी इंक्रीज कर रहा है एंटीसीडेंट में, रिवर के नीचे का पूरा एरिया ऊपर उठ रहा है, लेकिन रिवर जहां पर फ्लो कर रही है उस एरिया को नीचे कट करती रहती है, तो रिवर तो नीचे नजर आएगी, ठीक है, और बाकी का साइडवेज। एरिया हाँ ऊपर से उठ चुका होगा, ठीक है। अच्छा, सुपर इम्पोज्ड पर आ जाओ। सुपर इम्पोज्ड में क्या होगा, ऊपर की तरफ सॉफ्ट रॉक है और नीचे की तरफ हार्ड रॉक है। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। जब रिवर इसके ऊपर फ्लो करेगी तो क्या वो इस सॉफ्ट रॉक को इरोड करती हुई चलेगी, ठीक है। अब वो रिवर धीरे 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 इस पूरे के पूरे सॉफ्ट रॉक को रिमूव कर देगी, यस और नो, ठीक है। और यस सर। जब वो इस हार्ड रॉक पर पहुंचेगी, इट विल मेंटेन इट्स कोर्स, इट विल मेंटेन इट्स कोर्स, कोर्स। जिस वे में वो मूव कर रही थी उसी वे में वो मूव करती रहेगी इवन आफ्टर कटिंग दी सॉफ्ट रॉक, ठीक है। तो दोनों केसेस में, एक क्वेश्चन का मेरे का आंसर देना, दोनों केसेस में, एक में लैंड ऊपर उठ रहा था, दूसरे में रिवर ने सॉफ्ट रॉक को कट करा, क्या रिवर ने अपने नीचे वाले लैंड के अकॉर्डिंग अपना कोर्स चेंज करा, नहीं करा, ना इस वाले में चेंज करा ना एंटीसीडेंट में चेंज करा। तो अब तुम समझ गए व्हाई दे बोथ आर डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज सिस्टम्स। यस। रिवर अपने अंडरलाइंग टोपोग्राफी, क्या वर्ड यूज करा मैंने, अंडरलाइन अंडरलाइंग टोपोग्राफी टोपोग्राफी के से अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस नहीं हो। होती। एंटीसीडेंट, नीचे वाला पार्ट उठ रहा है, रिवर नीचे कट कर रही है, पार्ट उठ रहा है। सुपर इम्पोज्ड में ऊपर का पार्ट कट कर दिया, जब रिवर अब नीचे जाएगी तो नीचे वाले रॉक के अकॉर्डिंग मूव नहीं करेगी, वो वैसे ही मूव कर रही होगी जैसे वो ऊपर मूव कर रही थी। सुपर इम्पोज्ड, नीचे वाले रॉक के ऊपर सुपर इम्पोज्ड हो गया उसका पैटर्न, सुपर इम्पोज्ड पैटर्न। रीड कर लें एक बार इसको। वेर आर रिवर इनिशियली एस्टेब्लिश्ड, इनिशियली क्या है, हायर सॉफ्टर रॉक के ऊपर है, maintain its original course and pattern even after eroding down into the harder structure। धीरे धीरे उस हार्ड रॉक को भी कट करना शुरू करेगी, हार्ड रॉक में भी उसी वे में कट करेगी जिस वे में उसने सॉफ्ट रॉक को कट करा, जो उसके बेडरॉक की तरह। द रिवर कट्स थ्रू रिजेस एंड द स्ट्रक्चर्स इग्नोरिंग द अंडरलाइंग जियोलॉजी। ये चाहे रॉक किसी भी धर्म जाति संस्थान का हो, उसको देखे बिना वो उसको कट करती चलेगी। द रिवर्स सच एज द दामोदर, सुवर्णरेखा, चंबल, बानस, these are the rivers at the Rewa plateau present some good examples of superimposed drainage। सेंट्रल सेंट्रल हाईलैंड्स की बात कर रहा हूं मैं, यस और नो, सेंट्रल हाईलैंड्स और प्लेट्यूज की बात कर रहा हूं। ऊपर का सॉफ्ट रॉक रिमूव कर दिया, नीचे के हार्ड रॉक में भी उसी पैटर्न में फ्लो कर रहे हैं जिस पैटर्न में वो ओरिजिनली फ्लो कर रहे थे। वेयर इज रेवा प्लेट्यू लोकेटेड, रेवा प्लेट्यू की एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है, अंदाजा। रेवा रेवा प्लेटू। हाँ रेवा, रेवा तो एमपी में पड़ता है सर। एमपी में, गुड। मध्य मेरा दोस्त प्रदेश, रेवा का था। हाँ बताओ, ये आ गया ना क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का कुछ ऐसा सा मैप है, मध्य प्रदेश का कुछ ऐसा सा मैप है, उसके ऊपर वाले एरिया में मध्य प्रदेश है बुंदेलखंड,
यहाँ पे नीचे वाले एरिया में इट इज बाकेलखंड, ठीक है, एंड दिस इज वेयर द रेवा प्लेट्यू इज लोकेटेड। ओके, पता लग गया? बुंदेल, बूंदी, बूंदी का रायता, बूंदी ऊपर है ना, तो बुंदेल ऊपर, बागेल नीचे, यहां पर बीच में रेवा, ठीक है। तो एमपी के अंदर याद रखना, इन एमपी रीजन, ईस्टर्न एमपी के अंदर वी हैव द रेवा प्लेट्यू। हो गया? हाँ चलो, अब हम आ जाते हैं सेकंड पे, कॉन्कोर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न्स। एक चीज तो फिक्स है, जो रिवर है वो अपने नीचे वाले रॉक के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस होगी, दैट इज कॉन्कोर्डेंट, ठीक है। डिस्कॉर्डेंट इन्फ्लुएंस नहीं होगी, कॉन्कोर्डेंट इन्फ्लुएंस होगी, ठीक है। A drainage pattern is described as concordant if it correlates with the topology and the geology of the area। जो उस जगह की टोपोलॉजी है, जियोलॉजी यानी रॉक स्ट्रक्चर्स है, उनके अकॉर्डिंग रिवर उससे कोरिलेट करती है। In a concordant drainage pattern, the path of the river is highly dependent on the slope of the river and the topography। जो स्लोप है उस एरिया की, स्लोप ऑफ द रिवर एंड उस जगह की टोपोग्राफी, उस पे डिपेंड करेगा रिवर का पाथ। कॉन्कोर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न को भी मल्टीपल क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉन्सिक्वेंट, रीसिक्वेंट, सब्सिक्वेंट एंड इनसीक्वेंट, ठीक है। इसमें कौन सा नहीं आया? इनकॉन्सिक्वेंट, वो ऊपर चला गया, ठीक है। इनकॉन्सिक्वेंट ऊपर चला गया, बाकी सब सीक्वेंट नीचे है। कॉन्सिक्वेंट, रीसीक्वेंट, सबसीक्वेंट एंड इनसीक्वेंट इजी है। नाम नाम देख लो बस एक बार, पहले देख लिए नाम, आराम से चिल करके देखो, ऐसा परेशान नहीं होना। कर ले। हाँ चलो। Yes. The rivers which follow the general direction of the slope are known as the consequent rivers। सिंपल, consequent, जो नीचे का एरिया होगा उसी जनरल डायरेक्शन ऑफ स्लोप को रिवर फॉलो करेगी, रिवर क्या कहलाएगी? कॉन्सिक्वेंट रिवर। सिंपल है। जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो सारी की सारी, ऑलमोस्ट ऑल दी पेनिनसुलर रिवर्स आर व्हाट? कॉन्सिक्वेंट रिवर्स। क्यों? तुम खुद देखो, नीचे वाला एरिया ईस्टर्न साइड की तरफ है ना, जो नीचे वाला एरिया जो है लैंडफॉर्म है वो ईस्टर्न साइड की तरफ स्लोप करता है, तो सारी रिवर्स भी उसी तरफ स्लोप करती हैं, रिवर्स भी उसी तरफ फ्लो करती हैं, क्या कहलाएंगी? दे आर कॉन्सिक्वेंट रिवर्स, ठीक है। कृष्णा कहते हैं डिसेंडिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया से ये रिवर्स दे आर फ्लोइंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। दीज आर द कॉन्सिक्वेंट रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। इज इट क्लियर? Resequent rivers is a secondary stream that develops later but flows in the same direction as the original consequent। Resequent, री दोबारा से, किसी एक एरिया में कॉन्सिक्वेंट रिवर फ्लो कर रही थी, वो रिवर चली गई, कुछ समय बाद एक दूसरी रिवर उस एरिया में फ्लो करती है, वो भी उसी फ्लो को कॉपी करेगी जो उससे पहली वाली रिवर कॉपी कर रही थी, ठीक है। इस रिवर के फ्लो को हम बोलेंगे रीसीक्वेंट रिवर। ये कहां से आइडिया लगेगा? री वर्ड से। री मतलब अगेन, ठीक है। इट मींस इट इज अ सेकेंडरी स्ट्रीम। प्राइमरी स्ट्रीम तो गई, सेकेंडरी स्ट्रीम वो भी उसी पाथ को फॉलो करेगी जो कॉन्सिक्वेंट रिवर ने फॉलो किया था। एज द ओरिजिनल कॉन्सिक्वेंट रिवर typically along newly exposed softer strata after erosion। कुछ एरियाज तो प्राइमरी रिवर ने इरोड कर दिए होंगे, सेकेंडरी रिवर जो न्यू एरियाज होंगे वहां पर फ्लो करेगी, बट फ्लो का टाइप क्या रहेगा? वही रहेगा, पाथ वही रहेगा। कंपेयर टू द कॉन्सिक्वेंट रिवर्स, रीसिक्वेंट रिवर्स आर माइनर बट अलाइंड। रीसिक्वेंट रिवर्स छोटी होती बट दे आर aligned। they are aligned to what? the earlier course of the river। जो रिवर का पहले जो कोर्स था उससे वो क्या है? अभी भी अलाइंड है।
क्लियर हो गया? Subsequent river, a tributary stream that is eroded along an underlying belt of non-resistant rock. कॉम्प्रीहेंशन भी है सीसेट का, तो जब पढ़ते हो तो जैसे इसको रीड करते हो तो इट शुड गेट इनटू योर माइंड, ठीक है? ऐसे बारी बारी जब वर्ड्स आ जाए. A tributary stream, I'll go slow. A tributary stream that is eroded along an underlying belt of non-resistant rock after the main drainage pattern of the consequent river has been established is known as a subsequent river. आइडिया लगा? अभी तक नहीं लगा क्या? थोड़ा और आगे पढ़े. एक बार फिर से बोलो. आगे बढ़ते. The direction is controlled by the rock structure. क्योंकि ये कॉन्कोर्डेंट है, yes, so इनकी जो डायरेक्शन होगी that will be controlled by what? The underlying topography. ठीक है? Some rivers like Chambal, Sindh, Ken, Betwa, Tons and so on, which basically meet Yamuna, ठीक है, and Ganga at the right angles, they basically follow this. They are subsequent drainage of the Ganga drainage system. These streams have generally developed after the original stream. It means कि सबसे पहले एक जो मेन रिवर होगी, अब ध्यान से सुनना, जो भी मेन रिवर होगी वो उस एरिया को इरोड करेगी और वो एक अपना चैनल या पाथवे बनाएगी. अब बाकी की रिवर्स उस रिवर को ज्वाइन करेंगी, सारी की सारी आके उसी पैटर्न में आकर ज्वाइन करेंगी जो उसने इरोड करके उनके लिए रखा है. ठीक है? तब जाकर वो कौन सी रिवर्स बनती है? सब्सिक्वेंट रिवर्स बनती है. क्या बनती है? सब्सिक्वेंट. दोनों में एक चीज डिफरेंस समझो. सबसे पहले कौन सी आई? कॉन्सिक्वेंट आर द प्राइमरी रिवर्स, है ना? कॉन्सिक्वेंट आर द प्राइमरी रिवर्स. कॉन्सिक्वेंट को हटा दो और उसकी जगह पर दूसरी रिवर लाओ, रीसीक्वेंट रिवर्स. कॉन्सिक्वेंट रिवर्स ने जो स्लोप वगैरह बनाकर रखी है उस स्लोप को दूसरी रिवर्स फॉलो करेंगी, सब्सिक्वेंट रिवर्स. कॉन्सिक्वेंट की जगह पर जब दूसरी आएगी, रीसीक्वेंट. कॉन्सिक्वेंट के थ्रू जो स्लोप बनाए गए करके उसको सब्सिक्वेंट. अ ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम, सबसे पहला वर्ड ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम, दैट इज इरोडेड अलोंग एन अंडरलाइन बेल्ट, वो उसी के अलोंग इरोड हुई है, ऑफ नॉन रेसिस्टेंट रॉक. अरे अगर रेसिस्टेंट होता तो वो इरोड हो पाता? कौन सा रॉक होना चाहिए? नॉन रेसिस्टेंट रॉक होना चाहिए. आफ्टर द मेन ड्रेनेज पैटर्न, पहले कौन सा पैटर्न डेवलप होगा? कॉन्सिक्वेंट रिवर. कुछ समय के बाद सब्सिक्वेंट रिवर्स उसको ज्वाइन करेंगे. उनका इरोजन किस वे में होगा? जिस वे में ऑलमोस्ट कॉन्सिक्वेंट ने कर रखा उस पूरे एरिया का. ठीक है? Insequent rivers. An insequent drainage pattern refers to the river system where streams develop randomly without any structural or geological control. किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं है, ना तो रिवर अपनी मर्जी से है, ना रिवर्स जियोलॉजी की मर्जी से. रिवर्स कहीं भी घूमे जा रही है जहां उसका मन कर रहा है. ठीक है? क्या बोलेंगे? इनसीक्वेंट रिवर्स. आज रिवर इस वे में फ्लो कर रही है, कल रिवर इस वे में फ्लो करना शुरू कर देगी. थोड़ा बहुत भी कुछ चेंज आ गया तो कोसी इनसीक्वेंट. हाँ, कोसी इनसीक्वेंट. कोसी कट ज्यादा करती है, हाँ, अपने एरिया को, तो उसका जो ड्रेनेज है वो मल्टीपल टाइम्स चेंज होता है. ठीक है? यस. एंड इन सीक्वेंट रिवर क्या करती है? रेफर्स टू अ रिवर सिस्टम वेयर स्ट्रीम्स डेवलप रैंडमली विदाउट एनी स्ट्रक्चरल और जियोलॉजिकल कंट्रोल. नहीं, उसका तो वाटर, उसका तो सिल्ट ज्यादा हो जाता है, दैट्स व्हाई इट ओवरफ्लोज.
डेवलप्स इन रीजन्स वेयर रॉक्स आर यूनिफॉर्म इन रेसिस्टेंस। तुम सोच के देखो, मैं तुम्हें दो एग्जांपल्स देता हूं, तुम्हें आइडिया लग जाएगा इन सीक्वेंट रिवर्स कौन सी है। एक जगह पर आपके पास हार्ड रॉक है, एक जगह पर आपके पास सॉफ्ट रॉक है, एक जगह पर आपके पास हार्ड रॉक है। गेस कर सकते हो रिवर कहां से मूव करेगी? सबसे पहले कौन कट होगा? सॉफ्ट रॉक कट होगा, तो हाँ। रिवर यहां से फ्लो कर जाएगी। हार्ड यस। रॉक को इजीली कट नहीं कर पाएगी, तो उसका यही पाथ रहेगा। ठीक है। सिनेरियो नंबर 2 विच इज ऑफ इनसीक्वेंट रिवर। यहां पर भी सॉफ्ट रॉक है, यहां पर भी सॉफ्ट रॉक है, यहां पर भी सॉफ्ट रॉक है। आज रिवर ने इसको कट करके यहां निकल गई, कल रिवर इसको कट करके यहां निकल जाएगी, परसों यहां निकल जाएगी। कल परसों का मतलब भाई कल परसों नहीं है, वो साल है, ईयर्स है। ठीक है, मैं भी ब्रह्मा टाइप बातें कर रहा हूं, समझ रहे हो? बड़ा समय काल। तो क्या चाहिए? अगर रॉक्स यूनिफॉर्मली अगर इरोड हो सकते हैं, तो ये भी इरोड हो सकता है, ये भी इरोड हो सकता है, और ये भी इरोड हो सकता है। विच यू कैन से विल इरोड फास्टर? यू कैन नॉट से, बिकॉज द रॉक्स आर यूनिफॉर्म इन यूनिफॉर्म इन स्ट्रक्चर रेसिस्टेंस। मैं तुमको ये कह रहा हूं, इन पैराग्राफ्स के अंदर जितने भी मैंने तुमको ऐसे ये टर्म्स दे रखे हैं, इन टर्म्स को लर्न कर लेना। ठीक है, इन टर्म्स को तुम लर्न करोगे, पेपर में तुम्हें यही टर्म दिखाई देगा और तुम फटाफट उसको मैच करोगे, टिक करोगे। ठीक है। नो डिफरेंशियल इरोजन गाइडिंग रिवर फ्लो। डिफरेंशियल इरोजन का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट रॉक को ज्यादा काट दिया, हार्ड रॉक को कम काट दिया, रिवर कहां फ्लो करेगी? सॉफ्ट रॉक की तरफ। सॉफ्ट रॉक की तरफ। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इरोजन। हर जगह अलग अलग इरोजन है, लेकिन अगर इरोजन यूनिफॉर्म होगा तो विच टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न विल बिकम? इट विल बिकम इनसीक्वेंट रिवर ड्रेनेज पैटर्न। क्लियर हो गया? वेरी गुड। बस है ही नहीं, एक बार इनके चारों को देख लो। कॉन्सिक्वेंट प्राइमरी, रीसिक्वेंट उसी के ऊपर, सब्सिक्वेंट अलग से प्राइमरी के पास, इनसीक्वेंट कोएड, सुपर इम्पोज्ड, सॉफ्ट रॉक के बाद हार्ड रॉक, हार्ड रॉक लेकिन के ऊपर पाथ सेम। सेम रहेगा। एंटीसीडेंट पूरा का पूरा अपलिफ्टेड एरिया एरिया है, की बट कट काट दे। करेगा और सेम रखेगा। डिस्कोर्डेंट, वन इज डिस्कोर्डेंट एंड सेकेंड वन इज कॉन्कोर्डेंट। लर्न हो गया? यस सर। बढ़िया है, तुमने फिर मतलब अगर ये चीज कर ली तो बेस्ट है। अब आ जाओ ड्रेनेज पैटर्न्स पर। इसमें ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। ड्रेनेज पैटर्न्स के अलग अलग टाइप्स, ये बच्चों का खेल है। ठीक है। क्वेश्चन, अगर तुमने कॉन्कोर्डेंट और डिस्कोर्डेंट समझ लिया तो दिस इज चाइल्ड्स प्ले फॉर यू। ठीक है। क्वेश्चन वही सेम, ऊपर डिस्क्रिप्शन को समझो और नीचे ऑप्शंस को टिक करो कि ये इसका हो सकता है। ठीक है। कुछ कीवर्ड्स को याद रखना जरूरी है। डेंड्रेटिक और द पिनेट ड्रेनेज पैटर्न। अब देखो एक चीज नोटिस करना, मैं तुम्हें बाय पिनेट कुछ बताया था, मैंने तुमको एक है ना लीफ स्ट्रक्चर बताया था ऐसे करके, है ना? ऐसे एक Yes, लीफ sir. स्ट्रक्चर बताया था ना, ऐसे करके पूरा का पूरा लीफ स्ट्रक्चर था। तो इट वाज अ बायपिनेटरी स्ट्रक्चर, मतलब वो ब्रांचेस बन रही हैं उसकी, वो बाय था, इट मींस इट वाज हैविंग टू ब्रांचेस। बट इफ इट इज हैविंग मल्टीपल ब्रांचेस इट इज जस्ट पिनेट ड्रेनेज पैटर्न। इट मींस द ड्रेनेज पैटर्न इज मूविंग लाइक दिस, like the roots of a tree, like the roots of a tree. This is a dendritic drainage pattern. अब तुमने एक चीज नोटिस करी, ये वाले जो ड्रेनेज पैटर्न्स हम देख रहे हैं, ये वाले बेस्ड है कि पैटर्न दिखता कैसा है ऊपर से। और अभी जो ऊपर कॉन्कोर्डेंट और डिस्कोर्डेंट पढ़े थे वो था रिवर इन कंपैरिजन विद द टोपोग्राफी, रिवर इन कंपैरिजन विद द टोपोग्राफी। और ये ड्रेनेज पैटर्न कौन से हैं? व्हेन वी लुक फ्रॉम द स्पेस, व्हाट इज द इमेज दैट वी आर गेटिंग?
ठीक है, चलो डेंड्रेटिक और पिनेट ड्रेनेज पैटर्न, कीवर्ड्स को देखते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। दिस इज एन इरेगुलर ट्री ब्रांच शेप्ड पैटर्न, ट्री ब्रांच शेप्ड पैटर्न, इरेगुलर, रेगुलर नहीं है। ड्रेनेज विच इज ब्रांचिंग और रेमिफाइंग, रेमिफाइंग का मतलब ब्रांचेस निकल रही हैं, देयर बाय गिविंग अपीयरेंस ऑफ अ ट्री, डेवलप्स इन अ टेरेन विच हैज यूनिफॉर्म लिथोलॉजी। रॉक्स कैसे हैं? यूनिफॉर्म रॉक्स हैं, कहीं पर भी कट हो सकते हैं। डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न से किस रिवर का पैटर्न याद आता है कॉन्कोर्डेंट और डिस्कोर्डेंट में से? डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न में Insequent. इनसीक्वेंट का, उन दोनों में से बताओ ना, उसमें से, है ना? क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म लिथोलॉजी है, नीचे जो रॉक्स हैं वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, तो रिवर कहीं पर भी कट कर रही है, इट इज मूविंग एनीवेयर इट लाइक्स। रेगुलर स्लोप है, फोल्टिंग एंड जॉइंटिंग आर इनसिग्निफिकेंट, कहां पर रॉक्स टूटे हुए हैं, कहां पर रॉक्स ज्वाइन कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोल्ट्स एंड जॉइंट्स, फोल्ट मतलब क्रैक्स इन द रॉक, एंड जॉइंट्स इट इज इनसिग्निफिकेंट। इंपॉर्टेंट क्या बात है? यूनिफॉर्म लिथोलॉजी और रेगुलर स्लोप, ये दो चीज चाहिए, डेंड्रेटिक पैटर्न अपने आप बन जाएगा। ठीक है, ऊपर से देखेंगे, जो एक तुमने लीफ देखी होगी, है ना, लीफ होती है ना, उस लीफ के अंदर भी ऐसा ही कुछ एक पैटर्न होता है, यस और नो, है ना? Yes, sir. लीफ के अंदर भी कुछ ऐसा ही पैटर्न होता है, तो यू मे फाइंड दैट लीफ वाला स्मॉलर स्ट्रीम्स का पैटर्न, बट एट एक्यूट एंगल्स, एट व्हाट, एक्यूट एंगल्स, ये जो एंगल्स जो बनेंगे, दीज विल बी एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? लेस देन 9, 3 एंगल्स पढ़े थे, 90. 100. एक्यूट एंगल Obtuse. विच आर Accused. लेस देन 90 डिग्री सेल्सियस, लिख रहा हूं मैं ही, बता 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस वाज जो 90 से बड़े थे बट 180 नहीं थे, से कम थी. हाँ, क्योंकि 180 स्ट्रेट एंगल था। एग्जाम्पल्स, नॉर्थ इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं, इंदस, गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, मोस्ट ऑफ द रिवर्स दे फॉलो द डेंड्रेटिक पैटर्न। सेकेंड वन इज द रेडियल पैटर्न, इट मीन्स दैट देयर विल बी अ माउंटेन और अपहिल, वहां से रिवर्स नीचे की तरफ फ्लो कर रही हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस। रेडियल वर्ड से पता लगाओ, रेडिएट करना, और रेडिएट हमेशा बाहर की तरफ होती हैं रेडिएशंस, ठीक है। द ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम अ समिट, डू यू रिमेंबर द वर्ड समिट? Highest peak. हाईएस्ट पीक ऑफ अ माउंटेन और अ हिल, follow the downslope and drain down in all the directions। तो एक माउंटेन पीक से जब अलग अलग डायरेक्शंस में रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज नीचे आएंगी, दैट विल बी अ रेडियल पैटर्न, ठीक है। स्ट्रीम्स ऑफ द सौराष्ट्र रीजन, गुजरात महाराष्ट्र वाले एरियाज में वहां पर हो सकता है। द सेंट्रल फ्रेंच प्लेट्यू, माउंट किलीमंजारो ऑफ तंजानिया, ठीक है। द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अमरकंटक माउंटेन। दूसरा क्वेश्चन सुनो, वो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोलेंगे कि इस रीजन की जो रिवर्स हैं वो मोस्टली किस पैटर्न को फॉलो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रिवर्स फ्रॉम द अमरकंटक माउंटेन फॉलोज विच ड्रेनेज पैटर्न? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अमरकंटक हिल है मध्य प्रदेश, उसके ऊपर से इट इज कमिंग डाउन, ठीक है। तो अमरकंटक located in Madhya Pradesh, it is a meeting point of Vindhyas and the Satpuras, with the Maikal Hills being the fulcrum, ठीक है। मैकाल हिल्स उसका एक प्रकार से क्या होता है, फलक्रम होता है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, द फलक्रम, ठीक है। तो ये तीनों माउंटेन्स वहीं लोकेटेड हैं, द विंध्यास, द सतपुरास एंड द मैकाल हिल्स। This is where the Narmada, the Son, the Zohila
विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द सोन ओरिजिनेट। तो इन 3 रिवर्स के नेम को बहुत अच्छे से लर्न रखना, ठीक है। दीज रिवर्स, which of the following rivers follow the radial pattern from the अमरकंटक माउंटेन? नर्मदा, सोन और सोन की ट्रिब्यूटरी जोहिला रिवर, ठीक है। चले आगे। क्वेश्चंस पे ध्यान देना जरूरी है। फैक्ट्स इंफॉर्मेशन हमारे आसपास बहुत सारी होती है, कौन सी करनी है और किस वे में करनी है, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, ट्रेलिस, इसमें क्या होगा? द शॉर्ट सब्सिक्वेंट स्ट्रीम, ठीक है, मीट द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स एंड डिफरेंशियल इरोजन थ्रू सॉफ्ट रॉक पेव्स द वे फॉर द ट्रिब्यूटरीज। यहां पर किस उस पे होने लग रही है? दे आर मीटिंग एट राइट एंगल्स, कि जो भी मेन रिवर है सब्सिक्वेंट स्ट्रीम उससे कैसे मिलने लग रही है? दे आर मीटिंग इट एट व्हाट? राइट एंगल। अगर एक्यूट एंगल है, ट्री की तरह है, उसके रूट्स की तरह है, तो डेंड्रेटिक। माउंटेन हिल से नीचे आ रही है, रेडियल, रेडियल 90 डिग्री पे मिल रही है, ट्रेलिस। वाई ट्रेलिस में 90 डिग्री पे मिल रही है? बिकॉज दिस इज अ हार्ड रॉक, दिस इज अ हार्ड रॉक, ये बीच में सॉफ्ट रॉक था तो यहां से निकल गई, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? देर विल बी डिफरेंशियल इरोजन। क्या डेंड्रेटिक में डिफरेंशियल इरोजन है? उसमें यूनिफॉर्म चलने लग रहा है, वो कहीं पर भी कट कर जा रही है, लाइक इन सीक्वेंट में, ठीक है। द ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स ऑफ द सिंगबूम और द छोटा नागपुर प्लेट्यू सीन पेरिस, सीन इज पेरिस, फ्रांस की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। पोटोमैक यूएसए, थेम्स यूके, सीन फ्रांस, ठीक है। मिकोंग, ऐसे चीजों को लर्न रखो। सीन इज ऑफ फ्रांस। सीन की ट्रिब्यूटरीज इन द फ्रांस बेसिन, दे हैव व्हाट? द ट्रेलिस पैटर्न। चले आगे। एनुअल और रिंग ड्रेनेज पैटर्न, एनुलर और रिंग ड्रेनेज पैटर्न क्या होगा? When an upland has an outer softer stratum, हाँ, आउटर सॉफ्टर स्ट्रेटम का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना मेरी बात, कि मान लो एक माउंटेन को इमेजिन करो, ठीक है, एंड द रिवर्स आर नॉट कमिंग लाइक दिस, वो रेडिएट नहीं हो रही है, वो नीचे आ रही थी, लेकिन उसकी जो आउटर कवरिंग है ना माउंटेन की, वो सॉफ्ट की है, तो वो उसको कट करके उसके आसपास भी घूम सकती हैं। तो मान लो ये मैं ऐसे ऊपर से आ रहा था, तो ये इधर चलेगी, थोड़ा सा ऐसे नीचे आई, इधर चलेगी, ऐसे आ गई, तो ये उस माउंटेन के ऊपर ऐसे टर्न करने लग रही है, एज इफ दे आर क्रिएटिंग अ रिंग अराउंड द माउंटेन, ठीक है। जो भी अपलैंड है उसके बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो सॉफ्ट रॉक का है, तभी तो वो उसके आसपास ऐसे घूम पाएंगे। जैसे तुमने माउंटेन्स में रोड्स देखे हैं कैसे, वो एनुलर और रिंग पैटर्न के हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। ब्लैक हिल स्ट्रीम्स ऑफ द साउथ डकोटा, ठीक है, तो दिस इज इन यूएसए। दिस इज नॉट वेरी कॉमन ड्रेनेज पैटर्न इन इंडिया, आपको ये ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बट स्टिल वी हैव द पिथौरागढ़ विच इज इन उत्तराखंड, नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला, दे हैव दिस रिंग ड्रेनेज पैटर्न सिस्टम, ठीक है। देन वी हैव सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल क्या था? सेंटर सीकिंग। सेंट्रीपिटल फोर्स होते ना, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल इज टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। ये इसको रेडिएट वाले का उल्टा मान लो, है ना। रेडिएट वाले में बाहर जा रहा था, सेंट्रीपिटल में सेंटर की तरफ आएगा। तो अगर मान लो यहां पर कोई लेक है जो डिप्रेशन में है, डिप्रेशन मतलब मेंटली नहीं, फिजिकली डिप्रेशन में, आसपास की जो रिवर्स हैं उसकी तरफ आएंगे। इन लो लाइंग बेसिन द स्ट्रीम्स कन्वर्ज फ्रॉम ऑल दी साइड्स। अगर स्ट्रीम्स डाइवर्ज करेंगी, इट विल बिकम रेडियल पैटर्न।
ठीक है। स्ट्रीम्स ऑफ लद्दाख, तिब्बत, बागमती, ट्रिब्यूटरीज ऑफ नेपाल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम ऐसा बिल्कुल, अभी मैंने बोला ना तुम्हें रेडियल वाले का मैंने बोला लर्न करने को, तो वो लर्न करना जरूरी है। तुम सारों के पीछे मत भागना, एग्जाम्पल्स के पीछे। पैरेलल इतने ज्यादा जब हम क्रिएट करते हैं तो कुछ ओवरलैपिंग भी होती है। कुछ क्या होती है? ओवरलैपिंग भी होती है। ठीक है। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, द ट्रिब्यूटरीज सीम एट रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के ऐसे पैरेलल रन करती मिलेंगी ट्रिब्यूटरीज, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पैरेलल। ठीक है, ये नहीं कहना कि तुम उसका एंगल कम है, ये सब नहीं। रिवर्स ऑफ लेसर हिमालय, स्मॉल एंड स्विफ्ट रिवर्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, दे बेसिकली फ्लो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। जो स्टार्टिंग में बात करी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स को यहां से देख लेना, सारे के सारे एक साथ है। डेंड्रेटिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर, एंगुलर। ठीक है। एंगुलर इज मोस्टली लाइक डेंड्रेटिक ओनली, क्योंकि वो एक्यूट एंगल पे फ्लो करती है। ठीक है। द ट्रिब्यूटरीज जॉइन द मेन स्ट्रीम एट एक्यूट एंगल्स, ये इसकी सबसे खास बात है। एंगुलर की जो ट्रिब्यूटरीज होंगी वो मेन रिवर को एक्यूट एंगल्स पर ज्वाइन करेंगे। ठीक है। रेक्टेंगल ऐसी वाली थी कि वो किसी भी इस वे में मूव करने लग रही है, एज इफ रेक्टेंगल्स। द मेन स्ट्रीम बेंड्स एट राइट एंगल्स एंड द ट्रिब्यूटरीज जॉइन एट राइट एंगल्स। ट्रेलिस भी ऐसा ही था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट राइट एंगल्स पे ज्वाइन कर रहा था। रेक्टेंगुलर भी, अभी क्या बात बोली थी, जब हम इतनी ज्यादा डिफरेंशिएशन करते हैं देर आर सम एरियाज जो ओवरलैप करते हैं। करेंगे। ठीक है। जब हम बहुत डीप चले जाएंगे तो वी फाइंड द बेसिक डिफरेंस। दिस पैटर्न हैज अ सब्सिक्वेंट ओरिजिन। कौन सा ओरिजिन है इसका? सब्सिक्वेंट। डू यू रिमेंबर? सब्सिक्वेंट उसके सेकंड स्ट्रीम आएगी। सेकंड वाली के। ठीक है। कोलोराडो रिवर ऑफ यूएस से स्ट्रीम्स इन द विंध्यास माउंटेन ऑफ इंडिया, वो लगभग इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है। डीरेंज्ड एंड बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न, दो और देख लो। Deranged is this is an uncoordinated pattern of drainage characteristic recently vacated by an ice sheet. ठीक है, deranged. This type of drainage is found in the glaciated valleys of the Karakoram region. Do you remember Karakoram region? लद्दाख वाले का सबसे जो ऊपर वाला जो एरिया है, ठीक है, जहां पर कारगिल लोकेटेड है, ठीक है, तो उस वाले एरिया में सियाचिन लोकेटेड है, वहां पर सियाचिन ग्लेशियर है। सॉरी, नॉट द कारगिल वन, सियाचिन ग्लेशियर वाला जो एरिया है वैसे, और जो ट्राइंगल बन रहा है, दिस इज द कराकोरम। ठीक है। दिस इज एन अनकोऑर्डिनेटेड पैटर्न। कैसा पैटर्न है? अनकोऑर्डिनेटेड पैटर्न। इसकी सबसे खास बात क्या है? एक तो अनकोऑर्डिनेटेड पैटर्न है, नंबर वन। सेकंड, ये किस एरियाज में होगा? जहां पर आइस शीट्स अभी अभी उसने एरिया वैकेट करा, वहां पर कुछ रिवर्स होंगी, वो ज्यादातर इस पैटर्न को फॉलो करती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न, द लास्ट वन, which says a pattern of drainage in which the confluence of a tributary with the main river is characterized by discordant junction. ठीक है। As if the tributary intends to follow upstream and not downstream. सोच के देखना। नॉर्मली तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? दिस इज द मेन रिवर, है ना? दिस इज द मेन रिवर and you will see the tributaries are joining like this. कुछ नोटिस किया? ये सभी इस एक डायरेक्शन में ही मूव कर रही हैं। यस, ठीक है ना? अब अगर किसी भी वजह से, लैंड के अपलिफ्टमेंट की वजह से, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस की वजह से, अगर मेन रिवर ने अपना फ्लो चेंज कर दिया तो ये तुम्हें अपोजिट लगनी अब शुरू हो जाएंगी कि द मेन रिवर इज फ्लोइंग इन दिस एरिया, ट्रिब्यूटरीज उसको ऐसे ही कनेक्ट कर पा रही हैं। कैन यू सी द डिफरेंस? दिस इज नोन एज अ बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है। इसमें तुम्हें 2-3 वर्ड्स देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल,
A pattern of drainage, confluence of a tributary with the main river is discordant. वो उससे मैच नहीं करती, वो उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है. ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर से इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है. मेन रिवर जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से उसका पैटर्न चेंज हो चुका है. ठीक है, एंड इट विल टेक ईयर्स एंड ईयर्स टू फंक्शन. ऐसा लगेगा एज इफ द ट्रिब्यूटरीज इंटेंड टू फॉलो अपस्ट्रीम एंड नॉट डाउनस्ट्रीम. ऐसा लगेगा ट्रिब्यूटरीज ऊपर की तरफ जा रही हैं और मेन रिवर नीचे की तरफ जा रही है डाउनस्ट्रीम. मेरी बात समझ में आई? अंदाजे से याद रह जाएगा थोड़ा बहुत. बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न. दिस इज द रिजल्ट ऑफ द कैप्चर ऑफ द मेन रिवर. किसको कैप्चर किया गया? सिर्फ मेन रिवर के नीचे की जियोलॉजी को, which completely reverses its direction of flow while the tributaries continue to point in the direction of the former flow. जो tributaries का पहले flow था वही flow रहेगा. flow किसका change हुआ है? मेन river का. The Arun river of Nepal, which is a tributary of Kosi, ये एग्जाम्पल है बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न का. अमरकंटक के बाद जो एग्जाम्पल लर्न रखना है वो याद रखना है अरुण रिवर एंड द बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न. इज इट ओके? यस सर. बढ़िया. फिर तो दीज आर द मेन ड्रेनेज पैटर्न्स. वे सारे के सारे हमने मेन ड्रेनेज पैटर्न्स देख लिए. नो अदर ड्रेनेज पैटर्न इज लेफ्ट फॉर यू टू रिवाइज, पर्टिकुलरली फॉर योर एग्जाम. ठीक है, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स थे वो हमने सभी देख लिए इसमें. ठीक है, हो जाएगा ये वाला. ठीक है, इस पे फोकस करना एंड जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनकी रिवीजन. ठीक है, उसकी रिवीजन इस हिसाब से करो कि यू आर एबल टू रिटेन द फैक्ट्स मोर. इट शुड नॉट बी जस्ट कि ठीक है उसको एक बार रीड कर लिया, ऐसे देख लिया वैसे देख लिया, बस वो नहीं. ठीक है, यू शुड बी एबल टू ना रिटेन द फैक्ट्स. PYQs के बेसिस पर क्वेश्चंस को समझो. जो मैंने तुम्हें टाइप्स बताए कि इस बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन टाइप्स पे चीजों को रिवाइज करो. ठीक है, एंड दैट इज हाउ यू विल कंप्लीट योर फुल सब्जेक्ट. ठीक है, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बट इट इज मोर अबाउट revising the text again and again. You'll find everything what is required. ठीक है, now it is upon you for you to implement this thing. ठीक है, okay, done for it.